मैंने तो आर्ग्यू किया कि जिन्ना साहब की कोई विजन नहीं थी अबाउट पाकिस्तान। यानी ये मेंटेलिटी जो है ये कैसे डिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। सवाल ये है कि हमारा जो भी पास था, अगर हमें कहीं इस दौरान कोई लीडर मिल जाता तो शायद सारा पास धुल जाता, हम एक पहले नई कौम के तौर पे उभर सकते थे। कि ये पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो और सारी दुनिया में एक भूचाल आ जाए कि ये एक दफा टूटने के बाद दोबारा टूटता है, तो उसकी वजूहात आप अपनी इंटरनल सियासत को ही आपको ढूंढनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन तकसीम हिंद से अब तक तकरीबन ये जो 8 तिहाइयां हैं इनके गुजर जाने के बाद दोनों मुल्कों और खुसूसन पाकिस्तान में सियासी, मजहबी, समाजी आज़ादियां, लिबर्टीज और इंसानी हकूक इंतहाई बदतरीन दर्जे में नजर आते हैं। हम देखते हैं कि कायद आजम बानी पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखी थी, लेकिन आज पाकिस्तान में इंसानी हकूक का कोई तसव्वुर बाकी नहीं। कई स्कॉलर्स यहाँ ये सवाल उठाते हैं कि क्या तकसीम हिंद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। इस हवाले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पेशगोइयाँ हैं या फिर उनके खदशात, उसको भी सामने लाया जाता है या उसका तज़किरा किया जाता है जो उन्होंने तकसीम हिंद के हवाले से की थी। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो क्या आज पाकिस्तान जो जिना का विजन था उसके मुताबिक आ, सही जा रहा है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत इस बहुत दफा जो मेहरबानी। यौम जी। आज़ादी हम मना रहे हैं उसका एक खास कॉन्टेक्स्ट भी है पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं सियासी तौर पे और अदालतों में जो कुछ हो रहा है, मईशत के जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, आज़ादियाँ कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पर सल्ब हो रही हैं, और कोई आज़ादी मिले ना मिले बोलने की आज़ादी तक जो है उस पर भी कदगने हैं। तो वो जो फिर हमारे मुखालिफिन ने जो तंज किया था कि ये मुल्क वायबल नहीं है, वो खैर उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में भी कहा था, इसकी वायबिलिटी इस वक्त क्या नजर आ रही है आप? देखें जी, वायबिलिटी का मसला तो यूं है कि ये इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोग हैं और ये एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो इसका अगर ये खुदा ना खास्ता डिसइंटीग्रेट होता है तो सारी दुनिया का सिस्टम जिस पे बेस्ड है, सिस्टेमिकली एज ए सिस्टम, वो तो है टेरिटोरियल स्टेट्स की कॉन्टिन्यूटी। आप देखें, इराक को इन्होंने डेस्टेबलाइज किया, लिबिया को किया, तो इतनी बड़ी वो रेफ्यूजी एग्जिट जो हुआ है मिडल ईस्ट से, वो सारा यूरोप आ गया। और अगर पाकिस्तान भी डिसइंटीग्रेट होता है किसी ना किसी वजह से, तो एक बहुत बड़ा सैलाब उस तरफ फिर जाएगा। प्लस ये न्यूक्लियर वेपन्स का क्या बनेगा। लिहाजा जहां तक दुनिया को अगर ऑब्जेक्टिवली सोचा जाए तो कोई पाकिस्तान को ख़त्म करने के हक में नहीं है, हिंदुस्तान इंक्लूडेड। 47 की बात छोड़ें, आज नोबडी वांट्स कि ये पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो और सारी दुनिया में एक भूचाल आ जाए। इसलिए अगर इसको खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ होती है इस किस्म की बात कि ये एक दफ़ा टूटने के बाद दोबारा टूटता है, तो उसकी वजूहात आप अपनी इंटरनल सियासत को ही आपको ढूंढनी पड़ेगी अगर आप सीरियस हैं। अ, देखें, 1971 में भी जो पाकिस्तान टूटा, बाद में इंडिया पे आप इल्ज़ाम जो मर्जी लगा दें, लेकिन याद रखें 65 वॉर में जब अगर इंडिया चाहता तो दे कुड जस्ट वॉक इन टू ईस्ट पाकिस्तान, वहां तो हमारी डिफेंस ही कोई नहीं थी। हाँ। लेकिन तब उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि बंगाली पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन जब एक इलेक्शन जीतने के बाद आपने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी और फिर अवामी लीग की तरफ से वो रेजिस्टेंस हुई, मुक्ति बहिनी बने, इधर हमने वो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल की अपने ही सिटीजन्स पे, हाँ जी, तो वो मुल्क आपका टूट गया। अब यही हालत पाकिस्तान में है, जिस तरह आपने जिस कई चीज़ों का जिक्र किया है, और मैं सिर्फ आपको एंडोर्स करना चाहता हूँ कि आपके सारे खदशात जो हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं।
समझ गए? अब आप आ जाती है बात विजन की। तो मैंने तो आर्ग्यू किया कि जिन्ना साहब की कोई विजन नहीं थी अबाउट पाकिस्तान। एक लम्हे के लिए सर, कथा कलामी की माजरत, मैं वापस इस नुक्ते पे आता हूँ जिधर आप इशारा जी कर रहे हैं। वो जी जो आपने बांग्लादेश की बात की, हमने इलेक्शन चोरी किया जी शेख मुजीब से, हम आज पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, और हर जी गुजरता इलेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा भयानक तरीके से चोरी हो रहा है। जी यूज ऑफ फोर्स की आपने बात की, आज कश्मीर में आप देखें, हमने कहा डंडे से इलेक्शन करवाएंगे, ऐसी की तैसी। जी अच्छा, वरना हमने पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाया एक साल, आइन कहता है 3 माह में इलेक्शन करवाओ, हमने करवाई नहीं पंजाब में तो खैर थी। लेकिन यहां हमने कहा नहीं, करवा के रहेंगे चाहे लाशें गिर जाएं, हम करवा के रहें, जैसा तैसा भी हमने करवा लिया। यानी ये मेंटालिटी जो है ये कैसे डिकंस्ट्रक्ट हो सकती है? देखिए, डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप और मैं हों इसका फैसला करने वाले, तो अभी 2 मिनटों में हम कर सकते हैं कि रिटर्न द पावर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत। जो जो उनका फैसला हो उसको नेक दिली से मान लो। ठीक है, लीडरशिप के पास एजुकेशन ज़्यादा होती है, दुनिया का एक्सपीरियंस होता है, तो सिर्फ अवामी पावर नहीं होती, एक एनलाइटेड लीडरशिप भी चाहिए जो उसकी डायरेक्शन को सही दे सके। लेकिन जो बुनियाद है आज के दौर की, कि आप लोगों की मर्जी से तो हुकूमत चलाएं ना, अगर वो ही नहीं आप होने दे रहे और अब जो चाहते हैं इम्पोज कर देते हैं पाकिस्तान पे, तो फिर बात यह है कि द क्वेश्चन इज हु विल बेल द कैट। कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? आप खुद ही फैसला कर लें। तो पाकिस्तान की ये चीज़ें जो हैं वो इत्तेफाक नहीं है। वो मैं समझता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान बना, उसके अंदर एक लॉपसाइडेड स्टेट हमें मिली, जिसमें हमजा अलवी ने इसका जिक्र किया है कि हम्म। यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत थी। एक फौज थी और एक आपकी ब्यूरोक्रेसी थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो 50-60 साल की फ्रीडम स्ट्रगल थी, ग्रास रूट्स उनकी सपोर्ट थी, और उनके पास 3 एलिमेंट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will have equal rights, and Hindustani will be the national language of India with two official scripts, देवनागरी और ये जो हमारा है उर्दू का। और एवरी प्रोविंस विल हैव द राइट टू अप्लाई देयर मदर टंग इफ दे वांट। हम्म। हाँ जी। एक फिर 1931 में कराची में फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए। हाँ जी। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी का और डॉक्टर अंबेडकर का। वो तीनों चीजें आपको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती हैं। मुस्लिम लीग जो है वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये मेरी आर्गुमेंट है। हम्म। वो तो ये है कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट उन्हें लगता था कि कांग्रेस की एंटी जिम्मेदारी अप्रोच, एक सोशलिस्ट किस्म की जो आइडियोलॉजी लगती थी कि वो अडॉप्ट करेंगे, उसके खिलाफ जो कुव्वतें थी पंजाब की, सिंध की, इधर उधर, वो सब इकट्ठी हो गई, तो पाकिस्तान गया बन। अब पाकिस्तान बनने के बाद इन सारी जो थी लीडरशिप में सिर्फ जिन्ना साहब थे जिनकी सब इज्जत करते थे, आप कह सकते हैं, और उनकी बात मानते थे। उसके बाद टू अ पॉइंट आप कह सकते हैं लियाकत अली खान। जब ये दोनों चले गए तो लीडरशिप का भी वैक्यूम हो गया, और पॉलिटिकल पार्टीज तो आप जानते हैं, सिंध में हमेशा जीएम सैयद वर्सेस द रेस्ट होता था। हम्म। पंजाब के अंदर नवाब ममडोड वर्सेस मुमताज दौलताना, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर झगड़ा हमेशा वो कयूम खान वर्सेस पीर साहब मानकी शरीफ। तो यहाँ पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं भाई साहब हम्म। जिसने जिसको लीडरशिप देती, और लीडरशिप भी यहाँ पे कोई एनलाइटेंड नहीं थी। उर्दू स्पीकिंग लॉट आया, और उन्होंने क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा थे और हुकूमत भी पहले उनकी बनी थी। लेकिन जब लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो गया, तो उस वैक्यूम को फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी ने इनिशियली फिल किया, और फिर आर्मी आ गई। और फिर जो हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरी किताब जो है
पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें मैंने एक एक स्टेप सारा एक्सप्लेन कर दिया है। हम्म। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही उनके पास फ्रेमवर्क था कि हम अगर आज़ाद होगा हिंदुस्तान तो वो कैसा होगा। हम्म। लेकिन ये डॉक्टर फर्क डॉक्टर है। साहब, डिस्पाइट ऑफ ऑल जो 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 हमारा वीक या फ्लिम्जी पास था प्री जी जी पार्टीशन, यानी हमारी तैयारी नहीं थी, या हम जी कमजोर एक सियासी जमात थी, मुस्लिम लीग या नहीं थी सियासी जमात, वट एवर। हमारे सामने कोरिया की मिसाल है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये साउथ कोरिया 60s में खड़ा हुआ कहाँ पहुंच चुका है इस वक्त, दुनिया की जी इकोनॉमिक सुपर पावर्स में शामिल है, 10-15 बड़ी इकोनॉमीज में है। हमारे सामने सिंगापुर की मिसाल है, 60s में पैदा हो रहा है मलेशिया से। एक शख्स ली कुआन यू उठा, उसने जैसी तैसी बिगड़ी कौम थी वो, दुनिया, एक कॉलोनी थी, और वो वहां पे ये अयाशी के लिए जाया करता था। गंदगी थी, छप्पड़ थे। आज वो एक सिटी स्टेट है, लेकिन दुनिया की मोस्ट सेफेस्ट और मोस्ट क्लीनेस्ट स्टेट ऑन द अर्थ है। मैं 3 साल वहां रह के आया हूँ आप रह के सिंगापुर तो में। देखिए, जी आपसे ज्यादा जी कौन जा सकता है। तो जी सवाल ये है कि हमारा जो भी पास था, अगर हमें कहीं इस दौरान कोई लीडर मिल जाता, तो वो शायद सारा पास धुल जाता, हम एक पहले नई कौम के तौर पे उभर सकते थे। इस आर्ग्यूमेंट को भी देख लेते हैं जो जी। आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। यानी ठीक है, 1947 में जो प्रॉब्लम था उसके बाद ये हल हो सकता था, बेशक। हम्म। और मेरी आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान के जो है ना, अयूब खान की हुकूमत जब आई तो आई एम विटनेस टू इट, मैं 11 साल का था लाहौर में। तो मुझे याद है, पंजाबी में हम कहते हैं लोगों ने लुडियां पाइयां सन, इतने लोग खुश थे कि पाकिस्तान अब बच जाएगा। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं थे करते, फूड क्राइसिस इतना ज़बरदस्त था, फ्लड्स आए थे उसमें पैसा पूसा खा गए थे। तो ये जो करप्शन की बात आज हो रही है, इसके दरवाजे 47 में खुल गए थे। हिंदू प्रॉपर्टी छीन लेनी, उनकी दुकानों पे कब्जा कर लेना, ये ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व थी उसके अंदर। हाँ जी। हम्म। लेकिन पहले 3-4 साल अयूब खान ने, वर्ल्ड बैंकिंग की फंडिंग हुई, पीआईडीसी बनी, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी वर्ल्ड बैंक ने और अमेरिका ने फंडिंग दी कि आप एक अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और वो हम्म। इंडस्ट्री लगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री। मुझे याद है कि टूथपेस्ट, टूथब्रश में जाके पाकिस्तानी बने खरीदता था वेरी प्राउडली, कि अब हम भी, हम्म। यू नो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन पंगा हमने क्या ले लिया, 65 वॉर, साउथ कोरिया, ताइवान, हम्म। सिंगापुर एंड मलेशिया, इन चारों ने अपने यहाँ पे एक्सपर्ट भेजे थे जब ये पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा था अपनी प्रोग्रेस। वर्ल्ड बैंक की तरफ से गुस्टाव पापनेक की एक पूरी रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं, कि पाकिस्तान इज द मॉडल कंट्री फॉर एशियन डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप आसियन का फ्रेमवर्क देखें जो है, उनके भी डिस्प्यूट हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, ये डिस्प्यूट मसलन सिंगापुर हर वक्त पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे, और मलेशिया को उस पर एतराज़ है। हम्म। इंडोनेशिया के साथ भी प्रॉब्लम है मलेशिया के। लेकिन आसियन मुल्कों ने अपने साथ जंग के जरिए मसला हल करने का आउटलॉ कर दिया हुआ है। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद अपनी डेवलपमेंट को परसू किया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने आसियन को देखा, यूरोपियन यूनियन को देखा, यहाँ पे हमने सार्क बना ली। लेकिन सार्क के जो दो मेन मेंबर हैं वो एक दूसरे से जंगों के शौकीन थे। हम्म। तो जब आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट ही नहीं करते इस इलाके में, और आपको चांस वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिका ने इसलिए दिया था कि सोवियत यूनियन वाज बैकिंग नेहरू, और सोशलिज्म को वो फेल करवाना चाहते थे। पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ 5.3 था, इंडिया का 2.7 था, और हम्म। पाकिस्तान को एक कामयाब मॉडल बना के एक्सपोर्ट करने का प्रोग्राम था। वहां पे 65 जंग हुई तो वो सारी फंडिंग भी रुक गई, आर्म्स एम्बार्गो हम पे लग गया, क्योंकि अमेरिकन ने आर्म्स दी हुई थी कम्युनिज्म को रोकने के लिए, हिंदुस्तान से जंग करने के लिए नहीं। तो अगर आपकी लीडरशिप ये सारी चीजें जानते हुए
बजाय पाकिस्तान की प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पाकिस्तान के टेक्सटाइल इतने अच्छे बन रहे थे कि इंडिया में उसकी डिमांड होती थी। हम्म। अब वो सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है जहां पे कपास उगती नहीं। कैन यू बिलीव इट? हम्म। कपास तो हम अंग्रेजों के दौर हम्म। में ये जो कनाल कॉलोनीज बनाई किस लिए गई थी? उन्हें कॉटन रिच कंट्री था। कॉटन को करने के लिए। और पाकिस्तान इज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फ्लरिशिंग। वो ठप हो गई क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वो सही तरह जनरेट नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं हम पैसा वहां पे भी खा जाते हैं। तो आपकी अगर लीडरशिप सारी फंडिंग अपनी जेब में, लोग, ये मजाक है, अमेरिका में मैं गया था तो वो कहते थे वहाँ के जो जान कि इधर अपना वो आईएमएफ से फंडिंग मिलती है, उधर प्रॉपर्टीज जो है दुबई में उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये तो आपकी रेपुटेशन है। इंडिया के अंदर भी मोदी के साथ अब कॉरपोरेट सेक्टर आ गया है, ये है, लेकिन जो कुछ भी है हिंदुस्तान के अंदर। हम्म। उन्होंने बाहर जाके बदमाशी नहीं की, इंडिया में बहुत की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी तो जो रूलिंग क्लास है वो पेट्रियोटिक भी नहीं है भाई साहब। हम्म। दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान फ्रॉम डे वन। इसीलिए इनकी सारी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो आप पाकिस्तान को शुरू से एक प्रॉब्लम स्टेट है ये, क्योंकि इसके लिए कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने जाते वक्त पाकिस्तान कोई मुसलमानों की मोहब्बत के लिए या किसी हिंदुओं की नफरत के लिए नहीं बनाया था। यही अंग्रेज़ों ने 25 साल पहले मुसलमानों का आखिरी निशान तो था ऑटोमन एम्पायर, उसका क्या बुरा हाल किया था। हम्म। तो पाकिस्तान अपनी मर्जी के लिए बना के गए थे, और पाकिस्तान को फिर उन्होंने अफगान जिहाद नहीं करवाया यहाँ पे। यहाँ पे टेररिज्म नहीं की हमने एक दूसरे के साथ, शिया वर्सेस सुन्नी, ये कहाँ हुआ है? हम्म। तो ये पाकिस्तानी स्टेट का कोई डायरेक्शन ना जिन्ना साहब के पास था। उनकी बस एज ए लॉयर ही वांटेड टू विन अ केस, एंड ही हैड अ पर्सनल ग्रज अगेंस्ट गांधी। ये दोनों चीज़ों ने उन्हें एक चांस दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की मदद करने से इनकार कर दिया। जिन्ना साहब ने कहा हम करेंगे, फौज में भर्ती करवाएंगे। और जिन्ना साहब जो कि एक पॉलिटिशियन साइड पे थे, वो मेन स्ट्रीम हो गए, और जाते जाते पाकिस्तान बन गया। अब क्या उसको आप चल उनको जो। जी। क्या आप जिन्ना साहब को दो चीजों का बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार नहीं है? पहला ये कि एटलीस्ट उन्होंने एक फाउंडिंग फादर के तौर पे या एक मेन पोस्ट बॉय के तौर पे मुस्लिम लीग के, उन्होंने एक नए गोइंग टू बी अ न्यू इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उन्होंने जो विजन दिया कि रूल ऑफ लॉ कैसे होना चाहिए, ओके। ब्यूरोक्रेसी कैसे होनी चाहिए, फौज कैसे होनी चाहिए, ये उन्होंने कुछ विजन दिया। फिर उन्होंने फिर उनके पास जिंदगी का वक्त ही इतना नहीं था। हम वो 2 4 5 साल रहते तो हम कह सकते थे नेहरू की तरह, हम फिर एक जजमेंटल हो सकते थे कि हाँ भाई ये एक बंदा फेलियर है या ये एक सक्सेस है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूं आपको, मैं आज के दिन काउंटर नहीं करना चाहता, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। पाकिस्तान बनाया क्योंकि मुसलमान जो हैं वो अपने आप को कमज़ोर पाते थे। उन्हें ख्याल था कि हिंदू डोमिनेशन होगी, वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं। हाँ जी। एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन भाई साहब ज़रा इस चीज़ का मुझे जवाब दें कि जिन इलाकों में मुसलमान सबसे गरीब थे, हाँ जी, और सबसे कमज़ोर थे विज़ द हिंदूज, वो सारे इलाके तो हम हिंदुस्तान में छोड़ आए, 1/3 मुसलमान। हम्म। और जहाँ पे पहले ही इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्ट्रियाँ सारी मुसलमानों के पास थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी, पंजाब में, सिंध में, बंगाल में, और बलूचिस्तान में तो शाही जिरगा था। जहाँ पे पहले ही पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम्स वर द मेजॉरिटी और रूल करते थे। और मुसलमानों की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ओवर रिप्रेजेंटेशन थी, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ थी 25.9%। लेकिन 38 से लेके 42% फौज में मुसलमान थे।
ओवर रिप्रेजेंटेशन पंजाब की थी, फिफ्टी फोर हम्म, परसेंट हाँ जी, उसके अंदर पुलिस के अंदर, यूपी के अंदर पॉपुलेशन मुसलमानों की 14% थी, लेकिन 35% पुलिस जो थी मुसलमान थी। तो इन हालात में जिन्ना साहब का एक बयान आप सुन ले, 30 मार्च 1941 को कानपुर के मुसलमानों ने घेर लिया जिन्ना साहब को और कहा कि जहां आप पाकिस्तान बना रहे हैं 23-24 मार्च का जो है, तो हमारा क्या बनेगा, हम तो यहां रह जाएंगे। तो हम्म, उनका जो बयान है वो ये है कि आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स experience martyrdom and get smashed in order to liberate 7 crore from the rule of the Hindu Congress। ये है उनकी आर्गुमेंट। और अगर आप कहते हैं कि अब बीजेपी मुसलमानों को तंग कर रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई साहब आप और मैं लेट्स अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के यार ये मुल्क बना था मुसलमानों को बचाने के लिए और इस्लाम की बका के लिए। हमारे ब्रेदरन वहां पे बुरी हालत में है, दरवाजे खोलें, आने दें उन्हें। टेल मी, इनका ब्लफ पकड़ा जाता है कि नहीं? आपको पता है 72 वॉर, 72 का जब शिमला में गए हैं भुट्टो साहब, फोटो साहब। आर्मी ने जो उन्हें मेमोरेंडम दिया था कि ये 3-4 चीजें नहीं माननी, उनमें से एक ये थी कि ये जो बिहारी जो हैं, ये अगर कहें कि हमने ट्रांसफर होना है टू वेस्ट पाकिस्तान तो आपने बिल्कुल नहीं मानना। तो बिहारी जो लड़े थे पाकिस्तान के लिए वो तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। इंडियन मुसलमानों को आप कहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो आ जाएं पाकिस्तान में, कि वहां पे बीजेपी उन्हें तंग कर रही है या आरएसएस। तो अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर जो पाकिस्तान है उसको तो मुनासिब चलाएं। हम्म, इंडिया के मुसलमान इस वक्त 77% लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान के मुसलमानों की 58% लिटरेसी रेट है। जो ह्यूमन इंडेक्स है डेवलपमेंट का, उसमें इंडिया आउट ऑफ 192 कंट्रीज, इंडिया इज 130 वेरी पुअर, पाकिस्तान इज 168। हम्म, तो हम कहाँ पहुंचे हैं? यानी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन ये वो, और इंडिया 130 है आउट ऑफ 190 और हम 168 हैं। इसकी कोई तो वजह होगी, और उसकी वजह ये है कि आसियन, यूरोपियन यूनियन, ये जो अफ्रीकन यूनियन है, सब ने कहा है कि जो भी मसले होंगे जंग हमने एक दूसरे से नहीं करनी, नो वॉर हाँ, बिटवीन अस। हमने 3-4 जंगें कर ली हैं, हम तो कारगिल के अंदर वो अपना न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करने को तैयार थे दोनों तरफ से। तो जब आपने पाकिस्तान बना लिया तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी ना, नहीं हुई ना बात खत्म, जंगें शुरू हो गई। तो आपकी स्पेंडिंग इंडिया से और बांग्लादेश से एजुकेशन में भी कम है, हेल्थ पे हम्म, भी कम है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। एक तो है ना मेरा ओपिनियन हम्म, या आपका ओपिनियन, हमारी सही। नेक नीयतें तो पाकिस्तान के साथ हैं, तभी तो हम ये दुख कर रहे हैं। मैं कोई नफरत में नहीं बोलता, मैं तो इस हम्म, दर्द से बोल रहा हूं। हम्म, लेकिन अब ये वाई आर वी 168? हाँ, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? आर यू रिस्पॉन्सिबल? एम आई रिस्पॉन्सिबल? ये तो आपकी डीप स्टेट है जिसकी हरकतें एक के बाद एक के बाद एक ऐसी हैं कि अवाम के साथ कुछ भी नहीं होता और वो जो चाहे आप पे इम्पोज कर देते हैं। अब देखें वहां कॉकरोच पार्टी ने नाक में दम नहीं कर दिया बीजेपी का। हम्म, हमारे यहाँ आप करके तो देखे, उठा के ले जाएंगे। हाँ जी, बंदे ही नहीं मिलता दोबारा। हम्म। तो ये मसला है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बड़ी बहुत अच्छा मेहरबानी। लगा, इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा जहमत देंगे।